हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे एमएससी जूलॉजी का मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी जो आपकी बुक है उसमें वॉल्यूम 1 के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 दिया गया है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। MZO001 इसका कोड है जो आपकी फर्स्ट बुक है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है वो है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हमने लास्ट वीडियो में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और क्या बेसिक कंपोनेंट हैं जिसको समझ के हम पता लगा सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है और इसके अंदर क्या क्या सब ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं और उन सब ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शन हैं, कैसे एक सेल ओरिजिनेट हुआ था। हमने सारा कुछ पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके सब ऑर्गेनल्स कुछ रह गए थे जो हमें आज स्टार्ट करने हैं। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको उसकी पहले की भी सब ऑर्गेनल्स पता चल सकें और पहले का भी चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ सके। ठीक है, तो हमने लास्ट में न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस तक कंप्लीट कर लिया था जो कि इसकी सब ऑर्गेनल्स थी। अब हमारे स्टार्ट करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक टाइप की सब सेल्यूलर ऑर्गेनल है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। इसकी डेफिनेशन और इसके फंक्शंस देख लेते हैं। The endoplasmic reticulum (ER) is an extensive network of thin flattened membranous sac and tubules called cisternae within the cytoplasm of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो हमने पहले देखा। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी की सारी सब ऑर्गेनल्स तैरती रहती है या फिर उनके अंदर उनका घर होता है, उसके अंदर रहती है वो। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एक्सटेंसिव नेटवर्क की तरह फैली हुई है जो कि एक थिन फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसको सिस्टरने बोला जाता है और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। द स्पेस विद इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ ER इज नोन एज द ल्यूमेन और इंट्रासिस्ट्रेनल स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ द मटीरियल एनक्लोज विद इन द ट्यूब्यूल्स। हमारी जो ER है, ER भी 2 डबल लेयर की है, तो ये जो बीच में इसका स्पेस होगा उसको ल्यूमेन बोला जाएगा या फिर इंट्रासिस्टेनल स्पेस। ठीक है, सिस्ट्रे बोलते थे, तो सिस्ट्रे के बीच में जो स्पेस है उसको इंट्रासिस्टेनल स्पेस बोलेंगे और इसी के अंदर जो भी मटेरियल होगा इसी के अंदर कंसिस्ट करेगा, एनक्लोज्ड रहेगा। हमारे पास 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है देख लेते हैं। Rough endoplasmic reticulum is the continuous with the nucleus membrane and usually unfold into several flattened sacs. क्या है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो न्यूक्लियस जहाँ है न्यूक्लियस से कंसिस्ट होकर न्यूक्लियस के वहाँ से ही पास में ही पड़ी रहती है, वहीं से उसके डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स होते हैं, सेवरल फोल्ड्स, और फ्लैटेंड सैक शेप में पाई जाती है। और क्या है इसका मेन डिफरेंस क्या है स्मूथ से? The outer surface of rough endoplasmic reticulum is associated with ribosomes. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, जैसे ये हमारी रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम्स भी एक टाइप के ऑर्गेनल है। ठीक है, तो ये इसके सरफेस पे पाए जा रहे हैं। ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे अगर राइबोसोम पाए जा रहे हैं तो ये इसको रफ स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। A ribosome is an organelle where protein are synthesized. जब राइबोसोम इस पर अटैच्ड है तो हमें पता होना चाहिए राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम एक टाइप की ऑर्गेनल है जिसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम है राइबोसोम्स का, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ फैक्ट्री ऑफ सिंथेसाइजेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन destined for the cell membrane and export from the cell. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की तरह काम करती है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज भी वहीं होगा और उनका मॉडिफिकेशन भी वहीं होगा। प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम का काम ही है सिंथेसाइज करना उनका। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक टाइप की फैक्ट्री की तरह काम करती है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करके उनको मॉडिफाई करके जहाँ भी उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वहाँ तक उसको पहुँचाने का काम करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उनके पास कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम नहीं होंगे, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर स्मूथ होगा, इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। However, smooth endoplasmic reticulum contain unique enzymes and hence is more functionally diverse than rough endoplasmic reticulum. जो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी उसके पास कुछ टाइप के यूनिक एंजाइम प्रेजेंट हैं जो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ज़्यादा फंक्शनली और डाइवर्स बना देती है। फिर ये क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टेरॉइड सच एज ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है प्रोटीन का, बट इनके पास राइबोसोम नहीं है स्मूथ के पास, तो स्मूथ क्या करती है, वो सिंथेसाइज करती है लिपिड्स का, क्योंकि इनके पास कुछ टाइप के यूनिक एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स के द्वारा ही ये इनको लिपिड को, ग्लाइकोप्रोटीन को और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये 2 टाइप के हार्मोन हैं, इनको भी सिंथेसाइज करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। For this reason, the cell that produce large quantities of such hormones contain large number of smooth endoplasmic reticulum। अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा हैं, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इनको सिंथेसाइज कर रही है। अगर इनके अंदर ज़्यादा ये है हार्मोन, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा ही होगी। Endoplasmic reticulum participate in synthesization of membrane and secrete protein as well as lipid। आपने पहले ही देख लिया कि ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, लिपिड्स को सिक्रीट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम्स प्ले अ रोल इन फॉस्फोलिपिड एंड फैटी एसिड सिंथेसाइजेशन। जब आपको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं हैं, तो वो फॉस्फोलिपिड और फैटी एसिड को सिंथेसाइज करती है। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने राइबोसोम्स भी हमने समझ लिया, बट फिर भी अगर राइबोसोम्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाए तो हमें लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए राइबोसोम्स हम देख लेते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंस पार्टिकल प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो हमने देखा 2 टाइप से पाए जाते हैं। एक तो ये अगर किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हैं तो वो उस फॉर्म में भी पाए जाएंगे, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव भी रहते हैं। तो राइबोसोम्स क्या हैं? स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंस पार्टिकल हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के यूकैरियोटिक सेल के अंदर। राइबोसोम्स अकर इन 2 स्टेट्स इन द साइटोप्लाज्म। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि राइबोसोम्स 2 तरीके से पाए जा सकते हैं साइटोप्लाज्म में। एक फ्रीली मूव कर रहे हैं तो फ्री साइट राइबोसोम्स हो जाएंगे, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हैं तो वो ये इनकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर मेम्ब्रेन सच एज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर अटैच्ड हैं तो एक फॉर्म में ऐसे पाए जा रहे हैं, दे मे बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म और फ्री राइबोसोम्स। अगर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं या उसमें पड़े हुए हैं तो इनको फ्री राइबोसोम्स बोलेंगे। तो इस तरीके से ये 2 तरीके से पाए जाते हैं। द राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैव सेडिमेंट कोएफिशिएंट ऑफ अबाउट 80s एंड आर कंपोज्ड ऑफ 60s और 40 सब एस यूनिट। क्या है, जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो पाए जाते हैं 80s के। ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि 2 टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं वो 80s वाले पाए जाते हैं, जो कि कंपोज्ड होते हैं 2 सब यूनिट से, जो कि है 60 और 40s। 40s और 60s को मिलाकर ही 80s बनता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक सब ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कॉलिकर in 1850 फ्रॉम स्ट्रेटेड मसल टिश्यू ऑफ इंसेक्ट एंड टर्म माइटोकॉन्ड्रियन। ग्रीक वर्ड में ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1850 के अंदर। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने इंसेक्ट के स्ट्रेटेड मसल टिश्यू के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया ये ग्रीक वर्ड है। माइटो मीन्स होता है थ्रेड, मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर, और कॉन्ड्रियन मीन होता है ग्रैन्यूल। ठीक है। इट वॉज कॉइन्ड बाय द कार्ल बेंड्रा बिकॉज ऑफ द थ्रेड लाइक अपीयरेंस इन द ग्रैन्यूल्स व्हेन एग्जामिन्ड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब साइंटिस्ट थे कार्ल बेंड्रा, इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा तो इन्हें एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस दिखी। थ्रेड लाइक अपीयरेंस के बाद ही इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रैन्यूल। थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स थे उसके अंदर, इसीलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। वो भी रखा इसने कार्ल बेंड्रा ने। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल ब्रॉड शेप
साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बचपन से सभी स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और ये रॉड स्फेरिकल शेप में पाया जाता है और ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं 70S राइबोसोम्स। तो इसीलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अलग मिल रहा है और उसमें अलग मिल रहा है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इनके पास खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए इनके पास 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर, पूरे ही सेल के अंदर 80S पाया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चरली ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वैसे ही ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट्रे। जो बाहर की इसकी मेम्ब्रेन होती है, बाहर की आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है, वो स्मूथ होती है, जबकि जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, ऐसे फोल्ड में होती है। तो वो फोल्ड जो होता है उसको सिस्ट्रे बोला जाता है। ठीक है। These folds increase the surface area of inner membrane, providing more space for chemical reactions to occur। क्या है ये जो स्पेस इसमें क्रिएट हो रहा है, इसकी क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो पाए तो वो ईजिली हो पाए। ठीक है। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है मैट्रिक्स, विच कंटेन्स एंजाइम एंड ऑफन अदर मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पास पाए जाते हैं एंजाइम्स कुछ टाइप के और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो भी एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस सम ऑफ द प्रोटीन नीडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर DNA पाया जाता है, DNA मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कहीं भी आ जाए तो वो, अरे यार अलार्म लगा रखा था, सॉरी। तो क्या है, राइबोसोम कहीं भी आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम इनके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर DNA मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स। तो राइबोसोम है तो क्या करेगा, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। तो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो वो इनको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इनका फंक्शन है। The mitochondria also have their own unique genetic code separate from the DNA found in the nucleus of the cell। न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, DNA पाया जाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक जेनेटिक कोड होता है जो इनको सबसे अलग करके रखता है। This allows them to produce some of their own proteins and regulate their own functions। ये इनके पास खुद का DNA है या जेनेटिक कोड है, इसीलिए ये इनको अलाउ करता है कि ये खुद के प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकें और अपने ही फंक्शंस को रेगुलेट कर सकें खुद के द्वारा ही। ठीक है। फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एप्टोसिस। एप्टोसिस के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एप्टोसिस क्या है? एप्टोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो भी डैमेज सेल होंगे, डैमेज सेल की डेथ हो जाएगी, डैमेज सेल मर जाएंगे, उनको उस प्रोसेस को एप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है। फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन एप्टोसिस। एप्टोसिस के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल है। एप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, सेल डेथ हो रही है। व्हेन अ सेल अंडरगो एप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एंजाइम्स एंड ब्रेक डाउन सर्कुलर कंपाउंड्स एंड अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द सेल। जब एप्टोसिस के अंदर जाता है कोई भी सेल तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ टाइप के एंजाइम्स रिलीज करता है जो भी डैमेज सेल होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा और अल्टीमेटली उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक बाहर की एक सरफेस है, जो कि एक स्मूथ सरफेस है, आउटर मेम्ब्रेन, फिर एक इनर सरफेस है और इनर सरफेस के अंदर ये मैट्रिक्स है, सिस्ट्रे है, ये इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है ताकि यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन हो वो आराम से हो सके। इनके पास खुद का एक सर्कुलर DNA भी है जो इसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलेंगे। ये सर्कुलर DNA पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और छोटे छोटे राई की तरह दाने होंगे जिसको हम राइबोसोम्स बोलेंगे। तो वो राइबोसोम्स यहाँ होंगे, इनके पास खुद का राइबोसोम है, इसीलिए ये अपने प्रोटीन सिंथेसाइजेशन कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है। सिस्ट्रे होगा ये, जो भी इसके पार्ट होंगे, और इनके पास ये पोरेंस होंगे, मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसका डायग्राम आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैनी यूकैरियोटिक
सेल्स लाइक एल्गे एंड ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ यूनिक ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं जैसे कि एल्गे और ग्रीन प्लांट, उनके पास एक यूनिक ऑर्गेनल पाई जाती है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट contain a pigment chlorophyll and enzymes required to perform photosynthesis using solar energy to synthesize carbohydrate from atmospheric carbon dioxide and water। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल द्वारा ही फोटोसिंथेसिस हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी को यूज़ करके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके प्लांट खुद के लिए अपना खाना बनाता है। खाना इन द सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट बिलोंग टू द ग्रुप रिलेटेड टू द ऑर्गेनल इन द प्लांट सेल प्लास्टिड। प्लांट सेल के अंदर एक और ऑर्गेनल पाई जाती है जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। उसी प्लास्टिड के ग्रुप से ही क्लोरोप्लास्ट भी बिलोंग करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल वाइल क्रोमोप्लास्ट आर lycopene containing plastid and are responsible for yellow, orange और red color of some flowers and fruit। कुछ फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर येलो, रेड और ऑरेंज कलर पाया जाता है, तो वो ये इसी क्लोरोफिल द्वारा ही पाया जाता है, जो कि है एक टाइप की क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलते हैं लाइकोपेन कंटेनिंग प्लास्टिड। लाइकोपेन कंटेनिंग प्लास्टिड कुछ प्लांट के अंदर होती है, तो उनका ही रंग येलो, रेड और ऑरेंज हो जाता है, फ्रूट का भी और फ्लावर का भी। ल्यूकोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के होगा ना ये प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड। तो नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड कौन सी हमारी? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हमारी नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड है। एंड अमाइलोप्लास्ट आर स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड ऑफ पोटैटो ट्यूब्यूल्स। पोटैटो ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड पाई जाती है जिसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो मीन्स स्टार्च। ठीक है, स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड का नाम हो गया अमाइलोप्लास्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ सकते हैं ये। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा है। द क्लोरोप्लास्ट हैव अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर होगी एक इनर होगी। The outer membrane is smooth while the inner membrane is highly folded into structure called thylakoid। जो बाहर की इसकी मेम्ब्रेन होगी वो स्मूथ होगी, सभी की स्मूथ पाई जाती है मोस्टली। ठीक है, तो बाहर की जो इनकी मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो भी हाईली फोल्डेड है, बहुत सारे फोल्ड्स हैं उसके, उस फोल्ड्स को बोलते हैं थैलेकॉइड्स। ठीक है, दीज थैलेकॉइड, मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, आपको ईजिली समझ आएगा थैलेकॉइड क्या है, ग्रैना क्या है, या बाकी जो भी डायग्राम है वो कैसे है। The thylakoids are arranged in stalk called grana। thylakoids एक स्टॉक में अरेंज होगा तो उसको बोलेंगे ग्रैना। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय इंटरग्रेना थैलेकॉइड्स। ये एक कनेक्शन के साथ जुड़े रहते हैं जिसको इंटर कनेक्शन बोलते हैं, वो होता है थैलेकॉइड हमारे। द थैलेकॉइड कंटेन पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल। थैलेकॉइड के अंदर भी पिगमेंट पाई जाती है क्लोरोफिल, विच अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का ही काम होता है कि लाइट एनर्जी को वो अब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला सके। विद इन द थैलेकॉइड इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। थैलेकॉइड के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जैसे ये स्पेस है, इसके बीच में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगा उसको ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, दिस ल्यूमेन कंटेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ल्यूमेन है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान में। ठीक है, इन एडिशन टू द थैलेकॉइड सिस्टम क्लोरोप्लास्ट हैव ऑल्सो हैव अ स्ट्रोमा। थैलेकॉइड सिस्टम होने के बाद भी क्लोरोप्लास्ट के पास होता है स्ट्रोमा। The stroma is a fluid-filled space that contain enzymes and protein needed for the light-independent reaction। स्ट्रोमा क्या है? एक fluid-filled space है जो कि एंजाइम्स और प्रोटीन को कंटेन करके रखता है ताकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान हो सके। लास्टली, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स अलाउइंग देम टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास था उनका खुद का जेनेटिक कोड, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का DNA होता है और राइबोसोम होता है। राइबोसोम आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही। तो क्या है, अगर इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम्स हैं तो ये खुद से ही अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का कंप्लीट हुआ। इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, दो मेम्ब्रेन में डिवाइड है। एक ये हो गया बाहर की आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की
इनर मेम्ब्रेन, ये जो है आपको दिख रही है पतली सी, ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस बच रहा है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो एक सर्कल दिख रहा है वो आपका ग्रेनम है, और ये बाकी सारे के सारे जो स्ट्रक्चर एक साथ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है, वो हो गया हमारा थैलेकॉइड, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये हमारा है थैलेकॉइड। सबको मिला के एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन है, तीसरा कॉइन है, तो ये सारे मिलके थैलेकॉइड होगा। एक अकेला कॉइन है तो वो ग्रेना है, ठीक है। और ये जो कट करके आपको दिखाया गया है ये स्ट्रोमा है, और ये जो स्ट्रोमा और थैलेकॉइड आपस में जो अटैच्ड हो रहे हैं जिस लाइन से, उसको बोलेंगे लेमेला। ये वाली लाइन है लेमेला। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार आप स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर दोबारा से आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या समझाया, ठीक है। यहाँ तक हमारी ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गई कि कौन कौन सी ऑर्गेनल पाई जाती थी, आपने समझ ली, आपको उनके फंक्शंस भी पता है और कौन कौन से उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, क्या क्या रिएक्शन होती है, सब आप समझ गए होंगे। अब ये ऑर्गेनल्स आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये हमारी दो टाइप की ऑर्गेनल्स थी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास खुद का ओन डीएनए है। ये हमने अभी देखा, वो खुद से अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स भी है। तो इन दोनों का ओरिजिन कैसे हुआ, वो एक थ्योरी है पूरी, जिसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, कैसे हुई, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जन्म हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ। द endosymbiotic theory is a scientific theory that explain how the eukaryotics evolved from the prokaryotic cell। ये जब भी बात होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसमें एक थ्योरी आएगी सामने निकल के, उस थ्योरी का नाम होगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि कैसे यूकैरियोटिक सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल द्वारा ही इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सारे सेल्स प्रोकैरियोटिक होते थे, फिर वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो गए और वो यूकैरियोटिक्स बन गए, ठीक है। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट वर एनगल्फ्ड बाय लार्ज सेल्स। इसका मतलब क्या है इस थ्योरी का, ये थ्योरी ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक टाइम पे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे। जब ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे तब जो लार्ज सेल होते थे वो लार्ज सेल इनको खा गए, एनगल्फ कर लिया इनको। The mitochondria evolved from purple non-sulfur bacteria अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है, जब एक सेल ने लार्ज सेल ने उनको खा लिया तो उसके बाद वो इवॉल्व हुआ। तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, वो था पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिसको बोलते थे अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। उससे ये माइटोकॉन्ड्रिया बना आगे जाके। Over time, these bacteria formed a symbiotic relationship with their host cell and eventually evolved in the organelle we know today। जब सेल्स ने, बड़े बड़े सेल्स ने इनको खा लिया माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया ने जिस भी बैक्टीरिया को खा लिया जो कि था नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया को खा लिया था, खाने के बाद ये इवॉल्व हो गए। इवॉल्व होने के बाद इन्होंने सेल्स के साथ ही अपना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि ये आपस में एक दूसरे को बेनिफिट देने लगे कि ये सेल के लिए कोई काम कर रहा है और सेल इनके लिए कोई काम कर रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपना लिया इन्होंने और ये एक ऑर्गेनल की तरह डेवलप हो गए, जो आज हम जानते हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट्स विद माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार दोबारा इसके अंदर देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। अगर आपको डायरेक्ट एक थ्योरी लिखने को बोल दी जाए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि हम पहले समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक आंसर की तरह इसको बता देती हूँ कैसे लिखेंगे आप। द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये आपको पता ही है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी बैक्टीरिया। इनके पास खुद का डीएनए होता है और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही होता है, बैक्टीरिया के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका। The scientists believe that the mitochondria were once free-living aerobic bacteria that were engulfed by large cells that lacked the ability of produce energy on their own। ये साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पर एक फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था, जो कि लार्ज सेल द्वारा खा लिया गया और उन सेल्स के द्वारा खाया गया
जिनके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी, जिनके पास सक्षमता नहीं थी कि वो अपना एनर्जी खुद से प्रोड्यूस कर सकें। ओवर टाइम दीज बैक्टीरिया इन्वॉल्व इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फॉर्म्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देयर होस्ट सेल। फिर टाइम टू टाइम बीतता गया तो बैक्टीरिया ने खुद को इवॉल्व कर लिया और माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया बनके उसने अपने ही होस्ट सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया कि तुम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो मैं तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करके दूंगा। ठीक है, तो ये इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट द्वारा ही होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव देयर ओन डीएनए एंड आर स्ट्रक्चर सिमिलर टू दी बैक्टीरिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में उनका खुद का डीएनए पाया जाता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा होता है। साइंटिस्ट believe that the chloroplast one free living photosynthetic bacteria that were engulfed by the last cell। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया हुआ करते थे? ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हुआ करता था जिनको लास्ट सेल द्वारा एंगल्फ कर लिया गया। ओवर टाइम दीज बैक्टीरिया इवॉल्व इनटू द क्लोरोप्लास्ट एंड आर फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देयर होस्ट। टाइम टू टाइम बीतने के बाद बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर और उसने अपने ही सेल के साथ, होस्ट सेल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। ठीक है, एविडेंस कौन से हैं जो इनको सपोर्ट करता है? एविडेंस सपोर्ट्स दी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। कौन से सबूत हैं जो इनको, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए विच इज सिमिलर टू दी बैक्टीरियल डीएनए। सबसे पहला सबूत यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है जो कि बिल्कुल बैक्टीरियल डीएनए के सिमिलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ ऑर्गेनेल रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर होस्ट सेल विच इज सिमिलर हाउ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। जैसे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वैसे ही ये दोनों ऑर्गेनेल भी इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने होस्ट सेल से। नेक्स्ट क्या है, बोथ ऑर्गेनेल हैव द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज कंसिस्टिंग विद देयर आइडिया दैट दे वर वंस एनगल्फ्ड बाय द लास्ट सेल। दोनों ही ऑर्गेनल्स के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये क्या दर्शाता है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक टाइम पर किसी लास्ट सेल द्वारा एनगल्फ कर लिए गए थे। तो ये इसका डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा, आपको थ्योरी समझ आ गई होगी कि क्या था कि पहले ये बैक्टीरिया हुआ करते थे, फिर ये इवॉल्व होके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गए हैं और सिम्बायोटिक थ्योरी क्रिएट हुई है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्रिएट हुई है। ठीक है, ये इसका डायग्राम था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक टाइप की ऑर्गेनल है, सब ऑर्गेनल है, जो कि हमने सोचा खत्म हो गया बट नहीं हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपरेटस और डाइकोटिसोम, ये तीन टाइप के इसके नाम हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं और डाइकोटिसोम भी बोलते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के एक टाइप के ऑर्गेनल हैं। दिस इज इन्वॉल्व्ड इन वैरायटी ऑफ एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सेल। ये डिफरेंट टाइप के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। इन 1898 द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द नेम ऑफ ऑनर ऑफ कैमिलो गोल्गी। आप सबको ये पता ही होगा, इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैमिलो गोल्गी के नाम पर ही रखा गया है। 1898 में इसकी ओरिजिन हुआ था। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक कॉल्ड सिस्ट्री। जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो स्टॉक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसको सिस्ट्रे बोलते हैं। इट लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेसिंग, मॉडिफाइंग एंड स्टोरिंग प्रोटीन लिपिड दैट सिंथेसाइज इन द ईआर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज होंगे उनको मॉडिफाई करेगी, उनको प्रोसेसिंग करेगी और उसको स्टोर करने के बाद ये लोकेट कर देगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। One of the key function of the Golgi complex is to modify protein and lipid by adding or removing specific chemical group such as carbohydrate and phosphate। सबसे मेन एक फंक्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कि ये मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन और लिपिड को, इसमें कुछ ऐड या रिमूव करके, जैसे कि कुछ केमिकल ग्रुप्स को ऐड कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट या फॉस्फेट को, और मॉडिफाई कर देंगे। दिस मॉडिफिकेशन कॉल्ड दी ग्लाइकोसाइलेशन
एंड फॉस्फोराइलेशन रिस्पेक्टिवली। अगर वो किसी ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट जोड़ते हैं तो उसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे, और अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। मॉडिफिकेशन हो जाएगी उनकी। दिस मॉडिफिकेशन आर असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉडिफिकेशन हो रही है इनके अंदर वो एक असेंशियल है ताकि इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। Another important function of Golgi complex is to short and package protein and lipid into the vesicles for transportation of their final destination. इन दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कि ये शॉर्ट प्रोटीन्स को लिपिड्स को पैक करेंगी वेसिकल्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट करेंगी कि फाइनल कौन से सेल के पास इनको भेजना है, तो उनकी पैकेजिंग का काम भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही होता है। दीज वेसल्स कैन आइदर बी सिक्रीटरी वेसल्स दैट्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल। अगर ये वेसिकल्स सिक्रीटरी वेसिकल्स हुए तो ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसफ़र करेंगे। और लाइसोसोम्स दैट कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द वेस्ट मटीरियल विद इन द सेल। एक लाइसोसोम से भी पाया जाता है जो कंटेन करता है एंजाइम्स को और वेस्ट मटीरियल को ब्रेक डाउन करके सेल से बाहर निकाल देता है। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे। The Golgi complex also plays a crucial role in the formation of cell membrane. Cell membrane के formation में भी इसका एक important role होता है। It synthesize lipid and assemble them into a membrane that are then transported to the different part of the cell. ये क्या है, ये synthesize करती है लिपिड को और उनको एक लाइन में assemble करती है ताकि एक membrane like structure बन सके और उनको दूसरे पार्ट ऑफ द सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ये हमारा गोल्गी apparatus, ये इसका डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, जो ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमने देखे, ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसको सिस्ट्रे बोलते हैं। ये डिस्चार्ज वेसिकल्स हैं, ट्रांस और म्यूचुअल फेसिंग है इसका, सेस फेस और फॉर्मिंग फेस। इसके बारे में आपको डायग्राम में दे रखा है बट इतना आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये फेस इसका क्या काम, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन थे वो आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम और सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये क्या है, एक टाइप की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल एंड सेलुलर डिब्राइव्स अलाइंग देम टू सेल टू रिसाइकिल दीज मटीरियल्स। ये एंजाइम्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनका काम क्या होता है कि ये जो भी वेस्ट मटीरियल होगा या जो भी गंध होगा सेल के अंदर उसको रिसाइकिल करे दूसरे मटेरियल के अंदर या फिर उसको वेस्ट को बाहर निकाले। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम्स और प्रोटोलाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स को प्रोटोलाइसोसोम भी बोलते हैं। दे आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स दैट हैव नॉट येट फ्यूज्ड विद अदर ऑर्गेनल। ये जो हैं वो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम्स होते हैं जो नए नए बने होते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनल के साथ फ्यूज़ नहीं होते, तो उनको प्राइमरी लाइसोसोम्स बोला जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन फोटोलाइसोसोम्स फ्यूज विद एंडोसोम्स और फेगोसोम्स। देयर आर टू टाइप्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटोसोम्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर एंडोसोम्स या फेगोसोम्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला है हेटेरोलाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन लाइसोसोम्स फ्यूज विद अदर ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया और प्रिसॉक्सीसोम्स। क्या है हमारा है, ये दो टाइप में बटे हुए हैं। पहला है हमारा हेटेरोलाइसोसोम्स, ये जब भी माइटोकॉन्ड्रिया और प्रिसॉक्सीसोम्स के साथ वो होंगे, क्या कहते हैं, फ्यूज़ होंगे, तो हेटेरोलाइसोसोम्स बोला जाएगा उनको। नेक्स्ट है हमारा ऑटोफैगी वैक्यूल। बी है हमारा ऑटोफैगी वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स एनगल्फ देयर ओन डैमेज ऑर्गेनल्स और प्रोटीन इन द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स एक टाइप के वैक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये अपने ही खुद के डैमेज्ड ऑर्गेनल या प्रोटीन को, जो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे, उनको एनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। जो भी डैमेज्ड होंगे, अच्छे को नहीं, जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनल है उनको खा लेते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं
प्रोसेस नहीं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। दीज ऑटोफेगोसोम्स then fuse with the lysosomes allowing them to cell to recycle the damaged material। ये जो ऑटोफेगोसोम्स हैं ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करते हैं और लाइसोसोम को अलाउ करते हैं कि जो सेल है जो भी डैमेज मटेरियल है उसको रिसाइकिल कर सकें। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम्स भी हो गए। Residual body are formed when the lysosomes can be no longer break down a particular material and it accumulated in the lysosomes। रेजिडियल बॉडी एक टाइप की बॉडी फॉर्म्ड हो जाती है जब भी लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को और वो लाइसोसोम के अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो एक रेजिडियल बॉडी क्रिएट होती है जो उनको बाहर निकालती है सेल से। दीज रेजिडियल बॉडी आर इवेंचुअली एक्सपेल्ड फ्रॉम दी सेल। यही रेजिडियल बॉडी आगे जाके सेल से एक्सपेल्ड हो जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या है लाइसोसोम्स का? The function of lysosomes are like the recycling center of the cell, breaking down unwanted material into their building blocks so that they can reuse their cell। lysosomes क्या है? recycling center की तरह हो गए। जो भी unwanted material है उनको क्या कर रहे हैं? break down करके उनको reuse कर रहे हैं ताकि वापस से वो reuse हो सके। These enzymes are produced in the endoplasmic reticulum and then transported to the Golgi apparatus। ये जो एंजाइम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये गोल्गी एपरेटस तक पहुंचाए जाते हैं। When they are packed into the lysosomes, फिर ये लाइसोसोम्स के पास पैक्ड होते हैं। Once inside the lysosomes, these enzymes are activated and can start breaking down material। जब ये लाइसोसोम्स के पास पहुंच जाते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और उन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। लाइसोसोम्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन दी ऑटोफेजी, अ प्रोसेस वेयर डैमेज्ड ऑर्गेनल्स एंड प्रोटीन आर ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है वो अपने ही सेल को एनगल्फ कर लेती है और रिसाइकिल में कन्वर्ट करती है जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनल्स होती हैं उनको। दिस हेल्प दी सेल हेल्दी एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये डैमेज सेल को खाती हैं और डैमेज सेल को ठीक करती हैं, रिसाइकिल करती हैं। तो ये इसका काम क्या हो गया कि इनको सेल को हेल्दी रखती हैं और उनका फंक्शन प्रॉपरली हो पाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारे पास माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ आर अ वैरायटी ऑफ स्मॉल बॉडीज़ प्रेजेंट इन दी प्लांट और एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की स्मॉल बॉडीज़ पाई जाती हैं जिसको माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं। These organelles are typically spherical, oval in the structure and have a single bounding membrane that containing a amorphous granule matrix। ये spherical या oval shape में ही पाई जाएंगी और ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन ही होती हैं जिनके अंदर एक amorphous granule matrix पाया जाता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी भी दो टाइप के होते हैं। जो मैंने आपको लाइसोसोम्स पढ़ाया ना, लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में लास्ट में उसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। दीज आर द टू टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडी दो टाइप की होती हैं। वन टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी इज कॉल्ड प्रॉक्सीसोम्स। पहली एक माइक्रोबॉडी है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सीसोम, विच कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। जो प्रॉक्सीसोम्स होते हैं उनके पास कुछ टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करना। वन ऑफ द की एंजाइम फाउंड इन द प्रॉक्सीसोम्स इज प्रॉक्सिमल कैटेलेस्ट। एक की एंजाइम पाया जाता है प्रॉक्सीसोम के अंदर जो कि होता है प्रॉक्सिमल कैटेलेस विच हेल्प ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। जो प्रॉक्सिमल कैटेलेज है वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि ब्रेक डाउन हो सके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। दिस इम्पॉर्टेंट बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी टॉक्सिक फॉर द सेल इफ एक्यूमुलेटेड। अगर सेल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट रह गई तो ये उसके लिए डेंजर हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉक्सिमल कैटेलेज क्योंकि ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर जो कि उसको हेल्प करेगा। अनदर टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी इज कॉल्ड ग्लाइकोक्सीसोम्स विच आर फाउंड इन दी प्लांट सेल एंड सम फंजाई। दूसरा टाइप की माइक्रोबॉडी हो गई हमारी ग्लाइकोक्सीसोम जो कि प्लांट सेल और कुछ टाइप की फंजाई के अंदर पाई जाती है। दीज ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड
इनटू कार्बोहाइड्रेट वाया द ग्लाइकोलाइड साइकिल। ये जो ऑर्गेनल है इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनको हेल्प करता है कि ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रख सके और उनको कन्वर्ट कर दे फिर जाकर ग्लाइकोसाइलेट साइकिल के अंदर। दिस प्रोसेस अलाउज प्लांट टू यूज स्टोर्ड फैट्स एज एन एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन when they don't have to access the sunlight of photosynthesis। ये प्रोसेस क्या है, ये इनको हेल्प करता है, अलाउ करता है कि प्लांट जो भी है वो फैट को और एनर्जी को स्टोर करके रखता है जर्मिनेशन के टाइम पे कि प्लांट जर्मिनेट हो सके। ठीक है, जब भी सनलाइट अवेलेबल नहीं हो तब भी वो उसको यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट चीफली इन द प्लांट सेल्स एंड पोसेस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइसोसोम्स। ये मेनली वैक्यूल्स जो हैं प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टी कुछ लाइसोसोम्स के सिमिलर होती है। वैक्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड हैव वेरियस फंक्शंस। वैक्यूल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा ही डिराइव किए गए हैं और इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या है? A vacuole can maintain the balance of water inside and outside of the cell। सबसे पहला काम क्या है कि बाहर और अंदर के सेल के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है वैक्यूल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट। यंगर पार्ट प्लांट के जो भी यंगर पार्ट होंगे या लीव्स होंगी उनको रिजिडिटी भी यही बना के रखता है। वैक्यूल्स of many plant cells also stored waste and harmful toxins that would be injurious if they accumulate in the cytoplasm। वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि कुछ टाइप के प्लांट सेल के अंदर वेस्ट या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं तो उनको भी बाहर निकालना, उनको स्टोर करके रखना अपने अंदर। ठीक है, वरना वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ अब कि कितने सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स थी, क्या क्या उनके फंक्शन थे। तो ये एक ना एक ऑर्गेनल के ऊपर आपको लिखने को आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम्स। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी भी है, मैंने समझाया। आप उसको 1-2 बार ठीक से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है? सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप। सेल की कैसी कैसी मॉर्फोलॉजी है, कैसे कैसे शेप में पाया जाता है, कैसे बाहर का उसका स्ट्रक्चर है, वो देख लेते हैं। सेल मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल। सेल मॉर्फोलॉजी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, साइज़ कैसा है और सेल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, साइज़ कैसा है, शेप कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है, उसको डील करने वाली एक ब्रांच है साइंस की जिसको बोलते हैं सेल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। सेल साइज ऑफ द सेल। सेल डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, तो कैसे हैं वो देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स विच हैव द डायमीटर ऑफ टिपिकली 10 to 100 माइक्रोमीटर। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से लार्ज हो सकते हैं और उनका डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 to 100 टाइम्स द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल छोटे हैं, उससे 10 से 100 गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, टाइप ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी इन यूकैरियोटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स की मॉर्फोलॉजी है, कैसे कैसे टाइप के होते हैं वो। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट सेल, पहले हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल सेल का देखेंगे। ठीक है, द प्लांट सेल पोसेस अ सेपरेट सेल वॉल विच प्रोवाइड अ हाईली डिफाइंड मॉर्फोलॉजी। जो है प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल पाई जाती है जो कि उनको हाईली डिफाइंड मॉर्फोलॉजी देती है। फर्स्ट है एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो आपका सबसे सेकंड क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के अंदर, जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन आता है कि आपको 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट लिखना पड़ेगा, तो इनमें से जितने भी सेल मैं आपको पढ़ाऊंगी उनमें से एक आध सेल के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है हमारा एपिडर्मल सेल। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड आर एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू सिस्टम। ये क्या है, जनरली ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं टिश्यू सिस्टम के। दे प्ले द प्राइमरी रोल ऑफ द प्रोटेक्टिंग प्लांट
फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। इनका रोल क्या होता है कि ये प्राइमरी रोल प्ले करते हैं कि ये सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देंगे प्लांट को डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे कि आंधी आना, तूफान आना, या फिर टेम्परेचर हाई होना, या फिर बाढ़ आना, या जो भी डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे उनसे प्रोटेक्ट करने का काम होगा एपिडर्मल सेल का। तो ये है हमारा एपिडर्मल सेल जो कि है ट्रायंगुलर शेप में, और ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल्स दे आर नियरली स्पेरिकल और टू ब्रिक शेप्ड सेल। ये स्पेरिकल भी हो सकते हैं या फिर ब्रिक शेप भी हो सकते हैं। ब्रिक मतलब अपनी ईट की शेप में भी हो सकते हैं या फिर स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं। दे आर लूजली पैक्ड, थिन वॉल्ड एंड आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल विद अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, लूजली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा अच्छे से टाइट पैक्ड नहीं होते, लूज पैकिंग होती है इनकी सेल्स की एक दूसरे के साथ, और अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन सेवरल फंक्शन इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। इनका डिफरेंट फंक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे ये, और फूड को स्टोर करने का भी काम। नेक्स्ट है हमारा कॉलेनकाइमा सेल्स। कॉलेनकाइमा सेल्स दे आर elongated लिविंग सेल्स एंड occur in the पेरीफेरल रीजन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के पेरीफेरल रीजन में पाए जाते हैं और elongated लिविंग सेल्स होते हैं ये। द सेल वॉल इज यूजुअली इरेगुलर एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन मॉलिक्यूल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो इरेगुलर होती है और पैक्टिन और सेलुलोज के मॉलिक्यूल से मिलकर ही बनी होती है। दे कन्फर्म फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ allowing them to plant to be bend। यही कॉलेनकाइमा सेल इनको हेल्प करते हैं ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आ सके इनमें, ताकि ये बेंड हो सकें, फ्लेक्सिबल हो सकें, ठीक है। ये इनका डायग्राम है। ये हमारे लूजली अरेंज्ड कॉलेनकाइमा है, नहीं पैरेन्काइमा है, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा, और ये है कॉलेनकाइमा, ठीक है। आपके लिए डायग्राम नहीं आएगा, आपको डिफ्रेंशिएट लिखने के लिए बोलेंगे। डी है हमारा स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। दे आर कॉलेनकाइमेटियस सेल्स विद लिग्निफाइड सेल वॉल। ये एक कॉलेनकाइमेटिस सेल की तरह ही होते हैं, इनके पास एक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। दे आर मोर रिजिड सेल कंपेयर टू दी पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। अगर कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा से अगर स्क्लेरेन्काइमा सेल को कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा रिजिड होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। These cells are vital in providing encourage and offering mechanical support to the plant। ये एक वाइटल रोल प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अंदर क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे स्क्लेरेन्काइमा सेल। स्क्लेरेन्काइमा सेल ये रेड वाले हैं जो अंदर हैं, ठीक है। ये हमारा प्लांट सेल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सेल और मेमेलियन सेल्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। मेमेलियन सेल 3 टाइप के हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल सेल। दे आर रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनियल इन शेप विद मोर रेगुलर डायमेंशंस। ये जो होते हैं एपिथेलियल सेल हमारे, इसके अंदर भी एपिथेलियल है, ये रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनियल शेप के अंदर होते हैं और ज़्यादातर रेगुलर डायमेंशन में पाए जाते हैं, मतलब सिमिलर टाइप की डायमेंशन होगी। अगर एक ऐसे है बॉक्स तो दूसरा भी ऐसे ही होगा, ठीक है। एपिथेलियल सेल कैन बी स्क्वेमस। जो एपिथेलियल सेल है वो स्क्वेमस हो सकता है, कॉलमिनर हो सकता है और क्यूबाइडल हो सकता है। ये इनकी डिफरेंट टाइप की शेप है कि इस शेप में ये हो सकता है। दीज सेल अटैच टू द सरफेस एंड ग्रो। ये किसी भी सरफेस से अटैच हो सकता है और वहीं से ग्रो कर सकता है। तो ये आपका एपिथेलियल सेल है। नेक्स्ट है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट नेक्स्ट सेल है हमारा मेमेलियन सेल के अंदर। दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड फ्लैट आइदर बाय और मल्टीपोलर सेल्स। दे आर अटैच टू दी सरफेस। ये स्पिंडल शेप्ड में और फ्लैट या बाय और मल्टीपोलर सेल्स हो सकते हैं, ये अटैच होते हैं सरफेस के, मेमेलियन सरफेस के, ठीक है। ये ठीक है, बायलोब्ड हो सकता है। ये हमारा फिब्रोब्लास्ट सेल है। नेक्स्ट है, लास्ट है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है हमारा लिम्फोब्लास्ट सेल। लास्ट है लिम्फोब्लास्ट सेल। दे आर स्फेरिकल और राउंड शेप्ड सेल एंड ग्रो इन सस्पेंशन विदाउट अटैचिंग टू दी सरफेस। ये स्फेरिकल और राउंड शेप में हो सकते हैं और ये सस्पेंशन से बिना अटैच्ड हुए भी रह सकते हैं।
दे गिव ओरिजिन टू द इम्यून सेल्स एंड नोन एज लिम्फोसाइट्स। यही इम्यून सेल्स को ओरिजिन करते हैं, जिनको आगे जाके लिम्फोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के नाम से हमें जानते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आगे आप पढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट सेल था। आप जान लीजिएगा इसको, जो पढ़ा आपने सेल्स लास्ट में आपने मॉर्फोलॉजी, उसमें आपने जो प्लांट सेल पढ़ी, प्लांट सेल याद रखिए ना, प्लांट सेल वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें इतने डिफ्रेंशिएट अगर पूछ लिए जाए तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतना इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो प्लांट सेल के बारे में आपको उनकी शेप दिया, उनका फंक्शन दिया है, और कौन कौन से मॉलिक्यूल से बनके उनकी सेल वॉल बनी है या क्या है, तो उसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट लिखने को पूछ सकते हैं। और जो भी सब सेल ऑर्गेनल्स थी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स और न्यूक्लियोलस, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हेल्प मिले तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि आप कमेंट करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी और आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।